तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन में। बच्चों अपनी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और फर्स्ट यूनिट का हमारा फर्स्ट पोर्शन जो है, बेसिकली दो पोर्शन में ये यूनिट थी, वो पहला पोर्शन वो कवर हो चुका है। अब जो सेकंड पोर्शन है वहां पर हम रजिस्टर, ट्रांसफर और माइक्रो ऑपरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज इस वीडियो से उस चीज की शुरुआत करते हैं, ठीक है भाई। ये तो रजिस्टर की बात करते हैं। रजिस्टर जो है बेसिकली वो एक हाई स्पीड मेमोरी है भैया। क्या है? एक मेमोरी है जो कहां पाई जाती है? सीपीयू के अंदर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? सीपीयू के अंदर पाई जाती है भैया। आपने देखा होगा सीपीयू एक छोटी सी माइक्रो सी चिप होती है। उसको जब आप उठाओगे ना, तो उसके नीचे देखना, उसके नीचे जो छोटे 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 बॉक्स टाइप के आपको देखेंगे अगर आप सीपीयू का भी खोलोगे तो। नहीं तो मैं एक दिन आपको ला के दिखा दूंगा कि देखो ये सीपीयू है और उसके नीचे जो होता है, उसके नीचे छोटे छोटे ब्लॉक्स जो बने रहते हैं, वो होता है बेसिकली रजिस्टर, ठीक है भैया। जो कि स्टोर करता है टेम्पररी किसको? डेटा को और इंस्ट्रक्शन को। क्यों भैया ऐसा क्यों? क्योंकि सीपीयू जो होता है वो तेजी से प्रोसेसिंग करता है, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के अंदर स्टोर करता है। तो रजिस्टर बेसिकली क्या करता है? करंट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये बेसिकली सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है वो बहुत तेजी से अंदर जाते हैं रजिस्टर के अंदर। सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है और रजिस्टर से बाहर आ जाते हैं, ठीक है भाई। तो जो काम इतनी तेजी से होता है, ये काम कौन करता है भैया? रजिस्टर करता है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई? तो रजिस्टर बेसिकली स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर हम फ्रीक्वेंटली एक्सेसिंग डेटा को रखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। बेसिकली रजिस्टर जो बना होता है वो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली क्या होता है? एक बिट को स्टोर करने के लिए एक बेसिकली हार्डवेयर डिवाइस का यूज करते हैं जिसे बोला जाता है फ्लिप फ्लॉप। किसको भैया? एक बिट। जैसे भैया आपने देखा होगा 0101, यहां पे भैया अपने पास 4 बिट है, तो उनमें से एक जीरो को अगर मुझे स्टोर कराना है तो वो मैं फ्लिप फ्लॉप के अंदर स्टोर कराऊंगा। और मुझे रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर ऐसे ही काफी सारे फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को, बेसिकली मल्टीपल बिट्स को स्टोर करवा लेते हैं। मतलब अगर मुझे 01010001 मतलब बहुत सारे अगर 01 के कॉम्बिनेशन को स्टोर कराना है तो मैं वो रजिस्टर के अंदर कराऊंगा और एक एक बिट फ्लिप फ्लॉप के अंदर स्टोर होने वाली है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई। तो भैया जो रजिस्टर होता है वो मेमोरी से भी ज्यादा फास्ट होता है, हमारी रैम से ज्यादा फास्ट होता है, और वो सीपीयू के ऐसे टास्क को परफॉर्म कराने के लिए यूज किया जाता है जो काफी क्विकली होने वाले हैं, मतलब बहुत तेजी से होने वाले हैं, जो बहुत फ्रीक्वेंटली होने वाले हैं, ठीक है भाई। तो उसके लिए हम यूज करते हैं भैया रजिस्टर को, ठीक है। इस स्लाइड में कोई दिक्कत है क्या? ठीक है भाई, इसको नोट कर लो आप पहले, ठीक है भाई। तो भैया हमने रजिस्टर ये समझा कि रजिस्टर बेसिकली एक मेमोरी है जहां पर हम इंस्ट्रक्शन को और डेटा को स्टोर करते हैं जो सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए काफी तेजी से चाहिए होता है, ठीक है भैया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर, ठीक है भैया। रजिस्टर बेसिकली जो होते हैं वो दो कैटेगरी के अंदर लाए होते हैं। एक होता है जनरल पर्पस रजिस्टर और एक होता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर, ठीक है भैया। क्या होता है? जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस जो रजिस्टर होते हैं उनके कोई नाम नहीं होते, उनको हम बेसिकली R1, R2, ठीक है, A1, A2, ऐसे ही बेसिकली अल्फाबेट्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं वो किसी भी तरह के डेटा को और किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर लेते हैं। उनका कोई नखरा नहीं होता, उनके कोई नखरे नहीं होते कि नहीं मेरे को तो एड्रेस ही स्टोर करना है, नहीं मैं तो सिर्फ डेटा ही स्टोर करूंगा, ऐसा नहीं होता। जनरल पर्पस रजिस्टर कुछ भी स्टोर कर लेते हैं। पर जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं वो यहां पर आपके सामने लिखे हुए हैं और इनके थोड़े से नखरे होते हैं। ये कुछ पर्टिकुलर चीजें ही अपने अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है भाई। तो एक एक करके स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स को हम एक एक करके समझेंगे। उसके बाद एक बेसिकली एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन लेंगे और उसको एग्जीक्यूट करवा के देखेंगे कि ये भैया रजिस्टर के थ्रू कैसे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है भाई। तो पहले काम करते हैं, एक एक करके उनको समझते हैं, ठीक है भैया। डेटा रजिस्टर, जिसको डीआर शॉर्ट फॉर्म जिसका होता है, उसको क्या करता है? वो क्या करता है भैया? टेम्पररीली डेटा को स्टोर कर लेता है। क्या करता है? डेटा को टेम्पररीली स्टोर कर देता है, ठीक है भैया। इसका एग्जांपल अभी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है भाई। ठीक है। उसके बाद आता है भैया एड्रेस रजिस्टर, और उसको दूसरी भाषा में बोला तो बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR इसे बोला जाता है। क्या बोलता है? MAR बोला जाता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। बेसिकली ये उस एड्रेस को स्टोर करता है जहां पर हमको कैलकुलेशन के बाद डेटा पहुंचाना है या फिर कैलकुलेशन के लिए जहां से डेटा लाना है, ठीक है भैया। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बेसिकली क्या करता है? एड्रेस को स्टोर करता है जहां पर डेटा जाना है और या फिर जहां से डेटा आना है, ठीक है भाई। उस एड्रेस को अपने पास स्टोर कर लेता है, ठीक है भाई।
इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब बात करते हैं एक्यूमुलेटर की। एक्यूमुलेटर बेसिकली अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन का रिजल्ट स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, और ये रजिस्टर बेसिकली एएलयू के साथ बात करता है। किसके साथ? एएलयू। एएलयू बेसिकली प्रोसेसिंग करने के बाद अपना फाइनल आउटपुट एक्यूमुलेटर के अंदर पहुंचा देता है। ठीक है भाई, कहां पर? एक्यूमुलेटर। उसके बाद क्या होता है, जब भी आउटपुट डिवाइस फ्री होता है, जैसे मान लो अभी कोई प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइस ऑलरेडी कर रहा है, आउटपुट डिवाइस जो है वो इस समय आपको गाना सुनाने में व्यस्त है, ठीक है, और लेकिन बैकएंड पे पीछे आपने एक और प्रोसेस लगा दी, जो मान लो हो सकता है 10 लोगों का डेटा एक दूसरे से ऐड करवा रहा हो या सबट्रैक्ट करवा रहा हो, ठीक है, बैकग्राउंड में चल रही है, लेकिन आउटपुट डिवाइस इस समय बिजी है, ठीक है। तो क्या होगा, सीपीयू पीछे उसको एग्जीक्यूट कर लेगा और एक्यूमुलेटर के अंदर थोड़ी देर डेटा रखे रहने देगा, जब तक के लिए आउटपुट डिवाइस हमारा फ्री नहीं हो जाता। जैसे ही आउटपुट डिवाइस फ्री होगा तो उसके बाद क्या होगा भैया, आउटपुट इनपुट का जो रजिस्टर होगा वहां पर डेटा एक्यूमुलेटर से निकल के आ जाएगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा पहले बता दिया कि भैया ये बेसिकली इंटरफेस है हमारे एक्सटर्नल डिवाइस, जो बेसिकली हमारा मॉनिटर स्क्रीन हुई, स्पीकर हुआ, प्रिंटर हुआ, उसके बीच में और हमारे जो एक्यूमुलेटर है उस दोनों के बीच में बेसिकली क्या है, एक इंटरफेस है, जहां से क्या होगा भैया, डेटा ट्रांसफर होने वाला। कहां से होने वाला? एक्यूमुलेटर से। कहां पर? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के रजिस्टर के अंदर। ठीक है भाई, ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं, देखो इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया। एक्यूमुलेटर बेसिकली थोड़ी देर के लिए आपका बेसिकली रिजल्ट स्टोर करके रखता है जब तक आउटपुट डिवाइस का रजिस्टर फ्री नहीं होता। ठीक है भाई, ठीक है। रजिस्टर का मतलब आप ऐसे मत समझना कि रजिस्टर जैसे कॉपी का रजिस्टर होता है, ऐसा नहीं होता। रजिस्टर बेसिकली एक मेमोरी यूनिट है। ठीक है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक है भैया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बेसिकली करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। ये शायद मैंने आपको थोड़ा पहले भी बताया था, जब मैं कंट्रोल यूनिट के बारे में आपको बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है वो करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है, जो सीपीयू अभी पर्टिकुलरली एक्सेस कर रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भैया। ये करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। एग्जांपल में अभी आपको एक बार करके बताऊंगा ना, तो ये आपको ये साइड में लिखे हुए हैं, इनको बस आप फिलहाल जस्ट नोट कर लो। एग्जांपल में आपको बताऊंगा अभी एक, ठीक है, करके बताऊंगा। प्रोग्राम काउंटर भी शायद मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोग्राम काउंटर बेसिकली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को नहीं, एड्रेस को स्टोर करता है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि दो ब्लॉक होते हैं, कंट्रोल यूनिट इन दो ब्लॉकों के साथ काम करता है। एक होता है भैया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और एक होता है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है भैया, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर हमारा करंट इंस्ट्रक्शन होता है और प्रोग्राम काउंटर के अंदर उस मेमोरी का एड्रेस होता है। प्रोग्राम काउंटर के अंदर उस मेमोरी का एड्रेस होता है जहां पर भैया जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा होने वाला है। ठीक है भैया, यहां पर ये मान लो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है और यहां पर उसका एड्रेस है। तो ये जो एड्रेस होने वाला है, मान लो उसका एड्रेस 100 है, ठीक है, ये जो 100 होने वाला है वो यहां हमारे प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर होने वाला है। और जैसे ही हमारा अगला इंस्ट्रक्शन आएगा, बेसिकली ये प्रोग्राम काउंटर के अंदर है, वो इंस्ट्रक्शन अब जब एग्जीक्यूट होने वाला होगा तो वो कहां आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। और उसके बाद होने वाला जो बल्कि उसके बाद होने वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो कहां पर आ जाएगा, वो भैया उसका एड्रेस फिर से प्रोग्राम काउंटर के अंदर आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है। अब बात करते हैं टेम्पररी रजिस्टर की। ये बेसिकली टेम्पररीली बेसिकली डेटा को इंटरमीडिएट स्टेप पे स्टोर कर लेता है। ऐसा क्यों करता है? जैसे मान लो फिलहाल के लिए हमारे पास 3 प्रोग्राम काउंटर हैं और 3 इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हैं, वो जो कि ऑलरेडी एक एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, वो थोड़ी देर एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। फिर क्या होगा, हमको एक और मान लो थोड़ी देर के लिए एग्जीक्यूशन के लिए रजिस्टर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए एक और इंस्ट्रक्शन ऐसा आया जिसको भी अभी हमको एक्सेस देना पड़ेगा। तो क्या होगा भैया, उसको थोड़ी देर के लिए टेम्पररी रजिस्टर के अंदर वेट करने बोलते हैं। जैसे हमारे देखा होगा वेटिंग रूम्स होते हैं, ठीक है, रेस्ट रूम्स होते हैं। तो क्या होगा, जब तक उनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, किसका भैया, बेसिकली अब जो एग्जीक्यूट होने वाला है उस प्रोसेस का जब तक परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तब तक वो टेम्पररी रजिस्टर के अंदर अपनी बारी का वेट करेंगे। ठीक है भैया, वेटिंग क्यू के अंदर जो भी मतलब वेटिंग क्यू, जब आप वैसे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक है ये, एक होता है वेटिंग क्यू। जब भी प्रोसेस को सीपीयू चाहिए होता है तो थोड़ी देर के लिए वेटिंग क्यू के अंदर इंतजार करती है। जो वेटिंग क्यू बनती है वो टेम्पररी रजिस्टर से ही मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये जो डायग्राम बेसिकली जो टेबल है, इस टेबल को आप नोट कर लो। इस टेबल को आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो बेसिकली जो जो नाम है ना, कुछ रजिस्टर के तो नाम ही आपको बता देंगे कि उनका मतलब क्या होता है। पर जैसे कुछ है, जैसे एक्यूमुलेटर हुआ, प्रोग्राम काउंटर हुआ, तो यहां पर आपको उनका थोड़ा याद रखना है। एक्यूमुलेटर बेसिकली अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के रिजल्ट को स्टोर करके रखता है जब तक के लिए आउटपुट डिवाइस फ्री नहीं हो जाता। ठीक है भाई, प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो। मैं काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं, फिर आप इसको नोट कर लेना। ठीक है भाई,
ठीक है भाई। तो अब एक काम करते हैं, एक फ्लो चार्ट से एक एग्जांपल को समझते हैं कि कैसे हमारे जो रजिस्टर्स हैं, जो अलग अलग रजिस्टर्स मैंने आपको बताए हैं, ताकि वो रिवाइज भी हो जाए और बेसिकली मैं आपको एक वर्किंग बता दूं, उस वर्किंग के थ्रू आपका सारा का सारा बेसिकली प्रोसेस होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। ठीक है भाई, तो मैं एक फ्लो चार्ट आपको बना रहा हूं, तब तक आप वेट करो मेरा थोड़ा। ठीक है भाई, तो मैंने डायग्राम बेसिकली धुंधला धुंधला बना लिया है। मैं इसको धीरे धीरे करके और ब्लॉक्स को कंप्लीट करता जाऊंगा जैसे इसमें आपको समझाने वाला हूं। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, हम समझना शुरू करते हैं। तो मान लो मेरे कंप्यूटर के पास एक इंस्ट्रक्शन आता है जो कि बोलता है भैया कि मुझे A+B करना है। दूसरा पेन लेके हम A+B करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। वो बोलता है कि भैया मुझे A+B करना है। A+B करना है तो क्या होगा भैया, वो बोलेगा कि भैया A का जो डेटा है वो एक मेमोरी के अंदर रखा हुआ, मान लो ये हमारी मेमोरी ब्लॉक है, इसके अंदर A का डेटा रखा हुआ है और हमारे B का डेटा रखा हुआ है। ठीक है भैया, और जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारी मेमोरी के अंदर ही कहीं लिखा हुआ है कि भैया A+B हमारा होने वाला है। ठीक है भैया, ये इंस्ट्रक्शन और डेटा हमारी मेमोरी के अंदर है, क्योंकि भैया ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है भाई, तो अब क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा भैया, सबसे पहला प्रोसेस होगा फेच करने का। जब मैंने आपको फेच एग्जीक्यूशन साइकिल बताई थी तो भैया मैंने आपको बताया था कि फेच करते टाइम क्या होता है, कंट्रोल यूनिट दो ब्लॉक क्रिएट करता है जिसके अंदर वो करंट इंस्ट्रक्शन और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को लेकर आता है। भैया क्या है करंट इंस्ट्रक्शन, हमारा A+B हमारा करंट इंस्ट्रक्शन है, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर आएगा वो अभी हमारा सोचने का पॉइंट नहीं है, हम केवल अभी करंट इंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो बेसिकली हुआ क्या है, हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर का यूज हमको समझ में आ गया है कि फेच प्रोसेस के अंदर हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर यूज होने वाला है करंट इंस्ट्रक्शन के लिए और प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। तो भैया हमको समझ में आ गया कि हमारे IR और PC को कैसे यूज करते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आती है हमारा डेटा रजिस्टर। क्या आता है भैया, डेटा रजिस्टर। क्या होता है डेटा रजिस्टर, वो क्या बोलेगा, डेटा रजिस्टर के अंदर क्या होगा, लोड होगा A का डेटा। क्या होगा भैया, A का डेटा जो कि 5 है, वो हमारे पहले वाले रजिस्टर जो DRA, मान लो मैं इसको DRA बोल देता हूं, उसको DRB बोल देता हूं। ये हमारा DRA है और हमारा DR क्या है, DRB है। ठीक है भाई, DRA के अंदर हमारा 5 आ जाएगा और DRB के अंदर क्या आ जाएगा, 3 आ जाने वाला है। ठीक है भाई, तो हमको ये समझ में आया कि DR का काम क्या होता है। ठीक है भाई, डेटा रजिस्टर बेसिकली डेटा को लोड कराता है। ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बेसिकली हमारा अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट का काम शुरू होता है, और जो कि काम होता है एग्जीक्यूट करवाने का। तो भैया एग्जीक्यूट क्या कराना है, हमको A+B एग्जीक्यूट करवाना है। अब A+B कैसे एग्जीक्यूट होगा भैया, क्या होगा, हमारा जो एक्यूमुलेटर है, हमारा एक्यूमुलेटर सबसे पहले क्या करेगा, A के डेटा को अपने अंदर लोड कराएगा। क्या कराएगा, A के डेटा को अपने अंदर लोड कराएगा। ये एरो का मतलब मैं आपको अगली वीडियो में जब मैं रजिस्टर ट्रांसफर पढ़ाने वाला हूं वहां पर मैं आपको बताऊंगा रजिस्टर ट्रांसफर बेसिकली बेसिक क्या नोटेशन का यूज करता है। ठीक है भाई, अभी तो हम बेसिकली समझ रहे हैं रजिस्टर का फ्लो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए के अंदर के डेटा को एक्यूमुलेटर रजिस्टर अपने अंदर लोड कराएगा। तो मुझे समझ में आ गया, एक्यूमुलेटर रजिस्टर ए के डेटा को फिलहाल लोड करा रहा है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि हमारा जो होगा एक्यूमुलेटर के अंदर जो है वो करेगा ऐड किसके साथ, बी के साथ। समझना मेरी बात, सबसे पहले क्या हुआ, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर ए का डेटा लोड हुआ, उसके बाद क्या होगा, एक्यूमुलेटर का एडिशन बी के साथ होगा। मतलब भैया अल्टीमेटली ये बोल सकते हैं कि ए का प्लस हमारे साथ बी के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है, ए का प्लस बी के साथ हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है भाई, तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि हमने पहले ए को एक्यूमुलेटर में डाला, उसके बाद एक्यूमुलेटर का प्लस बी के साथ कराया, और फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से हम एक्यूमुलेटर के अंदर, सेम एक्यूमुलेटर के अंदर डाल देंगे। ठीक है भाई, ठीक है, पर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, एक एक करके क्यों कर रहे हैं, क्यों हमने A+B करके एक्यूमुलेटर के अंदर नहीं डाला। ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है, A जिसके अंदर है वो एक और रजिस्टर है, B जिसके अंदर है वो एक और रजिस्टर है। तो यहां पर हमारे 3 रजिस्टर की रिक्वायरमेंट पड़ गई। लेकिन अगर हम ये काम एक साथ कर देते हैं या एक एक रजिस्टर का यूज करते करते हैं तो हमको मैक्सिमम 2 रजिस्टर या सिर्फ एक रजिस्टर की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा रिसोर्सेस थोड़े कम लगे। ठीक है भाई, तो भाई ये चीज याद रखनी है, अगर ये चीज याद नहीं रख पाए तो आपको कैसा क्यों हुआ, बस इतना याद रखना है कि ए को क्या होगा, ए सबसे पहले एक्यूमुलेटर में लोड होगा, उसके बाद एक्यूमुलेटर की जो अंदर है उसका एडिशन बी के साथ होगा, और फिर उन दोनों का रिजल्ट एक्यूमुलेटर के अंदर वापस चला जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है भाई, फिर क्या होगा, होगा ये कि भैया एक्यूमुलेटर जो होगा, एक्यूमुलेटर बेसिकली अपना रिजल्ट किसको दे देगा भैया, इनपुट और आउटपुट वाले रजिस्टर को। ठीक है, फाइनली एक्यूमुलेटर अपना रिजल्ट किसको दे देगा, इनपुट आउटपुट वाले रजिस्टर को, और उसके बाद क्या होगा, हमारा प्रोसेस हो जाएगी एंड।
क्या हो जाएगी भैया, प्रोसेस हमारी एंड हो जाएगी। तो ये डायग्राम बेसिकली आपको समझना था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। एक काम करता हूं, मैं एरो बना के आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं। पहली चीज क्या हुई, स्टार्ट हुई, उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो इंस्ट्रक्शन उसको फेच किया गया आईआर और प्रोग्राम काउंटर के अंदर। उसके बाद क्या हुआ भैया, डिकोडिंग करी गई कि उसके डेटा उसके अंदर क्या क्या रखे हुए हैं। तो भैया उसने क्या किया, डेटा को दो अलग अलग रजिस्टर के अंदर लोड करा दिया। फिर क्या हुआ भैया, फिर हमारे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास वो जो इंस्ट्रक्शन गया, उसके अंदर क्या हुआ, ए के अंदर रखा हुआ डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर लोड होता है। फिर एक्यूमुलेटर का जो डेटा होता है वो बी के अंदर रखे हुए डेटा के साथ ऐड होता है और वापस एक्यूमुलेटर के अंदर चला जाता है। फिर अगली स्टेप में क्या होगा भैया, एक्यूमुलेटर जो होता है, एक्यूमुलेटर का जो डेटा होगा, फाइनली जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इनपुट आउटपुट के अंदर चला जाएगा, उस रजिस्टर के अंदर चला जाएगा जब ये रजिस्टर फ्री होने वाला है। उसके बाद फाइनली हमारा प्रोसेस एंड हो जाने वाला है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? इसको नोट कर लो अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। और बेसिकली ये रफ डायग्राम है, अगर आप इसको एग्जाम में नहीं भी बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बेसिकली डेफिनेशन लिख देनी है। अगर आपसे बन पा रहा हो अच्छा दिखाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप बना भी सकते हो इसे। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो फाइनली हमने समझा कि बेसिकली रजिस्टर के अंदर डेटा को भेजना, डेटा को उठा के लाना, रजिस्टर के अंदर दोबारा डेटा को भेजना, तो यही पूरा कार्यक्रम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इसी का सिद्धांत होता है कि रजिस्टर के अंदर डेटा भेजना, मेमोरी के अंदर डेटा भेजना, सीपीयू के लिए डेटा प्रोवाइड करा देना। तो डेटा इंस्ट्रक्शन इन्हीं के साथ सारा कार्यक्रम होने वाला है। ठीक है भैया, तो इसको बोलते हैं भैया डेटा का, रजिस्टर का ट्रांसफर कराना। क्या कराना भैया, रजिस्टर का ट्रांसफर। रजिस्टर ट्रांसफर इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग द डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर, जो कि मैंने आपको बताया जब मैंने आपको बोला था कि भैया एक्यूमुलेटर के अंदर क्या होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर बी का डेटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, बी के अंदर जो डेटा रखा होगा वो एक्यूमुलेटर के अंदर आ जाने वाला है। इसको बोलते हैं भैया क्या, रजिस्टर ट्रांसफर। एक रजिस्टर का डेटा दूसरे रजिस्टर के अंदर पहुंचाना कहलाता है रजिस्टर ट्रांसफर। ये क्यों किया जाता है, ताकि भैया जो हमारा एग्जीक्यूशन हो वो अच्छे से हो पाए, जो डेटा मैनिपुलेशन हो वो अच्छे से हो पाए और काफी जल्दी हो पाए, क्योंकि रजिस्टर काफी तेजी से काम करता है। ठीक है, ये काम हम रैम के अंदर क्यों नहीं करते, ये काम हम हार्ड डिस्क के अंदर क्यों नहीं करते, क्योंकि भैया ये चीज स्लो होती है कंपैरेटिव टू द रजिस्टर। रजिस्टर काफी फास्ट होता है, सीपीयू भी हमारा काफी फास्ट होता है। तो क्या होता है, हमारे रजिस्टर सीपीयू की स्पीड को मैच करा पाता है। क्या करा पाता है, मैच करा पाता है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। यहां पर वही लिखा हुआ है कि अगर सीपीयू को बेसिकली दो नंबर को ऐड कराना होगा तो उसको बेसिकली यार ट्रांसफर करना पड़ेगा नंबर को, मेमोरी से रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर, फाइनली एक्यूमुलेटर के अंदर, उसके बाद भैया आउटपुट रजिस्टर के अंदर। तो बेसिकली यहां पर ये लिखा हुआ है कि क्यों किया जाता है, क्योंकि भैया ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है। इसी को बोलते हैं रजिस्टर ट्रांसफर, जो कि मैंने आपको पिछली साइड में करके बता दिया है। तो आप इसको यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है भाई, बात करते हैं भैया रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज की। आरटीएल जिसका एक्रोनिम होता है या फिर शॉर्ट फॉर्म होता है, उसे बोलते हैं रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। क्या होता है, बेसिकली एक फॉर्मल लैंग्वेज है जो सिंबल और नोटेशन का यूज करती है एक प्रोसेस को बताने के लिए। किसको भैया, एक प्रोसेस को और एक ऑपरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए ये लैंग्वेज बनाई गई। ये लैंग्वेज के अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि भैया एक सिंबल होता है, मैंने आपको एरो बताया था कि भैया एक्यूमुलेटर के अंदर बी का जो डेटा है वो लोड करवा दो। ठीक है भैया, ये एरो हुई, कोलन हुए, ठीक है भैया, कॉमा हुआ। ये क्या होते हैं भैया, ये बेसिकली कुछ ये ऑपरेशंस होते हैं। ये क्या होता है ना, आपने देखा होगा लेस देन का साइन, ठीक है भैया, ग्रेटर देन का साइन, ये कुछ सिंबल्स होते हैं। ठीक है, पैरेंथेसिस हुआ, ये सिंबल्स होते हैं जो कि भैया किसके अंदर आते हैं, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज के अंदर। ये नोटेशन, ये सिंबल्स बेसिकली ये डिस्क्राइब करते हैं कि क्या प्रोसेस हो रही है। ठीक है भैया, आपको ये चीज कैसे पता चलता कि बी का डेटा ए के अंदर जा रहा है, कैसे भैया, ये एरो की वजह से। ठीक है भैया, ये पैरेंथेसिस भी जो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो आपको बेसिकली उस लैंग्वेज को देख के ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये प्रोसेस हो रही है। ठीक है भैया, ठीक है, बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है और स्टोर हो रहा है किसके भैया, प्रोसेस के अंदर। प्रोसेस के अंदर ये चीजें कैसे हो रही हैं, ये लैंग्वेज वो चीज बस डिस्क्राइब करती है। या फिर ये मान के चलो कि एक लैंग्वेज बेसिकली एक भाषा, बेसिक भाषा बेसिकली एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, दिखाने का एक तरीका है कि हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। ये उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने कि मान लो एक R1 है, ये जनरल पर्पस रजिस्टर है। दूसरा जनरल पर्पस रजिस्टर अपना डेटा R1 के अंदर ट्रांसफर करना चाहता है। तो बेसिकली एक एरो बनाया हुआ है कि यहाँ पे क्या होगा, R1 जो है वो डेटा रिसीव करेगा किसका भैया, R2 का। भैया जिस तरफ एरो होगा वहां पर डेटा जा रहा है, और जहां एरो नहीं होगा मतलब वहां से डेटा आ रहा है। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो ताकि मैं आपको क्या करूं, अगली स्लाइड पे बढ़ा सकूं।
तो भैया बात करते हैं माइक्रो ऑपरेशन की। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या था, रजिस्टर ट्रांसफर और माइक्रो ऑपरेशन। ठीक है, रजिस्टर ट्रांसफर और रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं माइक्रो ऑपरेशन की। तो माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है? माइक्रो ऑपरेशन बेसिकली कुछ लो लेवल ऑपरेशन होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि एग्जीक्यूट होने। ऑपरेशन का मतलब समझ रहे हो? ऑपरेशन का बेसिकली मतलब होता है जैसे अगर आपने ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, या फिर मान लो वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया, या फिर टूज कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो ये बेसिकली क्या है? ये ऑपरेशंस हैं जो हम अपने डेटा के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है भैया, बेसिकली मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा को चेंज करने के लिए हम जो कर रहे हैं उन्हें माइक्रो ऑपरेशन बोला जाता है। माइक्रो क्यों? क्योंकि भैया ये सारे के सारे सीपीयू के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, अंदर बहुत छोटे लेवल पे हो रहे हैं। मतलब क्या हुआ यार, छोटे छोटे बिट्स को ऐड कराना, एक एक बिट को सब्ट्रैक्ट कराना, एक एक बिट को ट्रांसफर करना, इसीलिए हम इसको माइक्रो ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। कहां होता है भैया? ये होता है भैया उन रजिस्टर के डेटा के ऊपर होता है, रजिस्टर के डेटा के ऊपर। बेसिकली हम जो माइक्रो ऑपरेशन करते हैं वो कहां करते हैं? उन रजिस्टर के अंदर मौजूद डेटा के ऊपर करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। यहां पर वो एग्जांपल लिखा है कि अगर भैया कंप्यूटर को दो नंबर को ऐड करना होगा तो ऐड करने के लिए जो वो परफॉर्म करेगा उसको बोला जाता है माइक्रो ऑपरेशन। ठीक है भाई, ठीक है। उसके लिए बेसिकली वो अपने नंबर को मेमोरी से फेच करेगा, तो मेमोरी से फेच करने के लिए जो करेगा, बेसिकली मैंने बोला था ना लोड करने का तरीका, तो लोड भी ये बेसिकली माइक्रो ऑपरेशन है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर करना, मैंने जब बोला था कि एक्यूमुलेटर अपना डेटा इनपुट आउटपुट के पास करेगा, तो वो भी बेसिकली एक माइक्रो ऑपरेशन है। ऐड करना, ठीक है, ऐड भी बेसिकली एक माइक्रो ऑपरेशन है। ठीक है भाई, समझ में आई बात? तो जो भी प्रोसेसिंग कंप्यूटर अपने एंड पे दूसरे रजिस्टर के लिए, दूसरी मेमोरी के लिए करता है वो माइक्रो ऑपरेशन कहलाती है। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो। ठीक है, सो नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। तो ये देखो, रजिस्टर ट्रांसफर और माइक्रो ऑपरेशन की जो हमने थ्योरी है बेसिकली उसको समझ लिया है। उसके बाद क्या टाइप होते हैं, जैसे रजिस्टर ट्रांसफर और बस और मेमोरी ट्रांसफर। फिर माइक्रो ऑपरेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे अरिथमेटिक होता है, लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन होता है और शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन होता है। इसको हम अगले वीडियोस में, ठीक है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स के थ्रू इसको डिस्कस कर लेंगे। ये चीज एग्जाम में जो होती है वो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज करके ही डायरेक्ट पूछ लेती है कि व्हाट इज रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। उसको आप बताने के लिए ये पूरे का पूरी चीज लिखोगे जो आज इस वीडियो में और अगली वीडियो में आप पढ़ने वाले हो। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।